दोस्तों, अशनीर ग्रोवर शार्क टैंक इंडिया के सबसे जाने माने जजेस में से एक हैं। शो में फैंस को उनका बेबाक और बिंदास बात करने का अंदाज बहुत पसंद है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। लेकिन बिजनेस की दुनिया में भी अशनीर किसी से कम नहीं है। अशनीर भारत पे के को-फाउंडर हैं, जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत पे की शुरुआत अशनीर ने नहीं की थी? फिर वो भारत पे से कैसे जुड़े और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाए? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपका ये पहला वीडियो है स्टार्टअप एनालिस्ट पर, तो स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अशनीर ग्रोवर और उनकी कंपनी भारत पे के बारे में। अशनीर के भारत पे के सफर से पहले आइए जानते हैं उनका बैकग्राउंड और उनका करियर। दोस्तों, अशनीर दिल्ली में पले बढ़े और उन्होंने अपना बीटेक भी IIT दिल्ली से पूरा किया। 2002 में ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज, जिसे कि फ्रांस में INSA लियोन भी कहा जाता है, यूरोप के ये सबसे बेहतरीन स्कूल्स में से एक है। इतना ही नहीं, उन्हें फ्रांस एम्बेसी द्वारा 6000 यूरो का स्कॉलरशिप भी मिला। IIT से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA इन फाइनेंस भी पूरा किया। 2006 में IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कोटक फाइनेंस बैंकिंग ज्वाइन कर लिया, जहां 7 साल तक वो कोटक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद 2013 में उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस यानी कि MX नाम की फिनटेक कंपनी ज्वाइन कर ली। अब जब वो MX में काम कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात होती है इंडिया के सबसे बड़े फिनटेक कंपनी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से। ये बात उन्होंने मशहूर पॉडकास्टर राज शमानी के शो फिगरिंग आउट में बताई। विजय को मिला था मैं। विजय had come to pitch to me for Amex to invest in Paytm, right? 2015 में उन्होंने MX की नौकरी छोड़कर ग्रोफर ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें, ग्रोफर एक ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है, जहां उन्होंने CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन पर काम किया। उसके बाद उन्होंने 2017 में PC ज्वेलर्स में बिजनेस हेड का भी काम किया। अशनीर का भारत पे का सफर शुरू होता है 2018 में, ठीक 1 साल बाद, जब उनकी मुलाकात IIT दिल्ली के 2 जूनियर से हुई। शाश्वत नकरानी और भाभी कोलाडिया अशनीर के पास एक बिजनेस आइडिया लेकर आए। 2016 में जब भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसे हम डीमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस घोषणा के बाद से सारे 500 और 1000 रुपए के नोटों पर बैन लगा दिया गया। कैश की कमी के कारण सारे लोग कैशलेस पेमेंट्स की तरफ खींचे चले आए और पेटीएम, जीपे, फोन पे जैसे कई फिनटेक कंपनीज ने मार्केट में धावा बोल दिया। कस्टमर्स के लिए पेमेंट करना तो आसान हो गया था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुकानदार का क्या? जी हाँ, शाश्वत ने इस पर और रिसर्च करना शुरू किया। तब पता चला कि मर्चेंट्स और दुकानदारों को इन एप्स को हर ट्रांजैक्शन पर 1.5% कमीशन देना पड़ता था। लोगों को UPI की कम जानकारी थी और हर कंपनी का अपना ऐप हुआ करता था। यानी कि अगर आप पेटीएम यूज करते हो और दुकानदार के पास में जीपे हो, तो बस हो गया काम, आप पेमेंट नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर शाश्वत और भाविश के सामने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने कमीशन लेने से मना कर दिया, तो दिक्कत ये थी कि कंपनी पैसा कैसे बनाएगी। दोस्तों, दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, लेकिन फाइनेंस का दोनों में से किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। और यहाँ पर खेल बदल जाता है जब अशनीर की भारत पे में एंट्री होती है। शाश्वत और भाविश अशनीर से फंडिंग उठाने गए थे, लेकिन अशनीर को उनका आइडिया सिर्फ पसंद ही नहीं आया। इतना पसंद आया कि वो भारत पे के तीसरे को-फाउंडर बन गए। अशनीर ने दुकानदारों के प्रॉब्लम्स को ढूंढ निकाला कि उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शाश्वत के SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के रिसर्च में पता किया कि ज्यादातर दुकानदारों को बैंक लोन्स देने से मना कर देती है, क्योंकि छोटे दुकानदारों के पास कोलैटरल और पेपर वर्क दोनों नहीं होते हैं। जब बैंक्स किसी को लोन देती है तो सीधी बात है, कोलैटरल रखने के लिए बोलती है। यानी कि कल को अगर वो इंसान लोन नहीं भरता है, नहीं चुकाता है, तो बैंक उस चीज को जब्त कर सकती है। हालांकि यही SMEs और छोटे बिजनेसेस एक देश के इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं। अशनीर के आते ही भारत पे का गेम ही बदल गया। भारत पे UPI के स्पेस में सबसे आखिरी में था, लेकिन अशनीर ने अपने 12 साल के तजुर्बे को सक्सेसफुल कंपनी बनाने में लगा दिया। उन्होंने देखा कि दुकानदारों की मदद करने के लिए उन्हें लोन्स दिए जाने चाहिए, जो वो इंटरेस्ट के साथ सूद समेत वापस लौटा सकें। लेकिन अगर दुकानदार लोन वापस नहीं चुका सका, तो बस
यहीं पे भारत पे ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। अपने एल्गोरिदम से भारत पे दुकानदार और दुकान के कैश फ्लो पर ध्यान देता है। दुकान पर कितना धंधा बनता है, कितनी कौन सी चीजें बेची जाती हैं, दुकानदार का क्रेडिट स्कोर क्या है, ये सब ध्यान में रखकर ही उसके हिसाब से लोन ऑफर किया जाता है किसी भी दुकानदार को। और यही वजह है कि भारत पे का रिकवरी रेट 96% है और महीने के 300 करोड़ रुपए के लोन्स प्रोसेस करता है। जून 2018 में उन्होंने भारत का पायलट QR कोड लॉन्च किया दिल्ली के नेहरू प्लेस में। पायलट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट करने के लिए और उसे स्मॉल स्केल पर आजमाया जाता है। देखते ही देखते दुकानदार भारत पे से जुड़ने लगे और फिर क्या, पैसा आने लगा। अशनीर जो कि फिनटेक बैकग्राउंड से थे, उन्होंने 12% क्लब, पोस्ट पे जैसे और भी कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। भारत पे ने सिर्फ 3 सालों में 21,000 करोड़ रुपए की कंपनी और अगस्त 2021 में भारत पे $2.85 बिलियन के वैल्यूएशन पर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। दोस्तों, अब हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि भारत पे हाल ही में बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गया था। ये कंट्रोवर्सी महीनों तक चली, जिसके अंत में अशनीर को भारत पे से निकाल दिया गया। कंट्रोवर्सी शुरू होती है जब अशनीर ग्रोवर नायका के IPO में इन्वेस्ट करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के पास चले जाते हैं, लेकिन IPO एलोकेशन ना मिलने पर उनकी और उनके वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर की कोटक बैंक के एम्प्लॉय के साथ में बहस शुरू हो जाती है, जिसमें गाली गलौज सुनाई देती है। इसकी लीक्ड ऑडियो क्लिप 5 जनवरी 2022 को रिलीज होती है। हालांकि अशनीर इसे फेक रिकॉर्डिंग बुलाते हैं। Are you drunk, sir? Are you dumb? No, I am not dumb, but please, sir, mind your language and उसके बाद उस क्लिप में एक औरत की आवाज सुनाई देती है। tell it, please. I'm Madhuri this time. Yeah, hi, ma'am. Dude, why are you lost? Why are you talking like that? ये सारा मांजरा यहीं पर खत्म हो जाता और लोग मान भी लेते कि ऑडियो क्लिप फेक थी। मगर पता चलता है कि अशनीर और उनकी पत्नी माधुरी ने कोटक के खिलाफ लीगल नोटिस दर्ज करा दी है। जी हाँ, अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये IPO एलोकेशन क्या होता है। चलिए लगे हाथ इसके बारे में बता देते हैं। जब एक कंपनी पब्लिकली जाती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो हाई नेट इंडिविजुअल्स इस तरीके की IPO फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जहां बैंक्स उन्हें शॉर्ट टर्म लोन देती है जो रिटर्न्स आने के बाद HNIs वापस चुका सकते हैं। लेकिन अशनीर को फाइनेंसिंग ना मिलने की वजह से वो नायका के लाजवाब IPO में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर पाए। अब मार्केट में अशनीर के बर्ताव की वजह से भारत पे पर असर होने लग गया। तभी अशनीर और उनके परिवार को 19 जनवरी 2022 को वॉलंटरी लीव ऑफ एब्सेंस पर भेज दिया जाता है। हालांकि अशनीर ने यह कहा कि सोहेल समीर ने उन्हें छुट्टी पर जाने पे मैनिपुलेट किया था। अब अशनीर की गैर मौजूदगी में भारत पे ने इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग शुरू कर दी। अब उन्होंने जानबूझकर मीडिया का ध्यान अशनीर की तरफ किया या अशनीर को हटाने की वजह से उन्हें दूर भेजा गया, ये एक सवाल बनकर रह गया। जब अशनीर को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने अपनी लीगल टीम को हायर किया और भारत पे के CEO सोहेल समीर, जिन्हें अशनीर ने खुद CEO बनाया था, उन्हें हटाना चाहा। साथ ही अशनीर ने अपने 9.5% स्टेक के लिए 4,000 करोड़ रुपए की मांग कर ली। भारत पे ने माधुरी ग्रोवर को फायर कर दिया, ये आरोप बताते हुए कि उन्होंने कंपनी फंड्स को फेक अकाउंट्स और शेल कंपनीज में डाला है और अपने पर्सनल खर्चों पर इस्तेमाल किया है। फाइनली 1 मार्च को अशनीर ने भारत पे के बोर्ड से और मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 9.5% शेयर्स के साथ अशनीर आज भी भारत पे के सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। अशनीर और सोहेल के बीच लिंक्डइन पर काफी तू-तू मैं हुई जब भारत पे के एम्प्लॉय ने सैलरीज ना मिलने की शिकायत की। जब अशनीर और उनकी बहन आशिमा ने इस बात पर जोर डाला, तब सोहेल समीर ने बताया कि अशनीर के पैसों की चोरी की वजह से ही कंपनी के पास सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है। भारत पे का बोर्ड और अशनीर के बीच शेयर होल्डिंग्स की जंग छिड़ गई, जिसका फैसला होना अभी बाकी है और ऐसा लग नहीं रहा कि इनके बीच का मामला शायद जल्दी सुलझने वाला है। इससे एक बात शायद ये सीखने को मिलती है कि आप कितने ही बड़े आदमी क्यों न बन जाओ, दूसरों के प्रति आपका बर्ताव और लोगों का भरोसा बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और उन्हें भी दिखाइए। और शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप पर और भी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।